हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने पढ़ा कि मांग में वृद्धि करने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमने देखा कि जब मांग में हमने वृद्धि किया था तो संतुलन कीमत भी बढ़ी और संतुलन मात्रा भी बढ़ गई थी। अब हम जब संतुलन मांग में कमी करेंगे यानी डिमांड में कमी करेंगे, इसको हम देखते हैं। ये हमारा वक्र है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस पर हमने मात्रा को दिखाया है, इस पर हमने कीमत को दिखाया। पहले हमारा जो डिमांड और सप्लाई वक्र है वो ई पर काट रहा है, यानी हमारा संतुलन कीमत क्या है, ई पर फिक्स हो रही है, ओपी और ओकी पर। अब हमने जब डिमांड में कमी किया यानी हमारा नया डिमांड वक्र हो गया D1 और हमारा यहाँ सप्लाई वक्र तो फिक्स है, तो D1 हो गया। तो इस पर D1 जो है वो हमारे सप्लाई वक्र को काट रहा है यहाँ E1 पॉइंट पर। तो E1 पॉइंट पर जब हम इसको जब कीमत मिलाएंगे तो हमारा OP1 हो गया, OQ1 हो गया। तो हम देखते हैं कि हमारी कीमत क्या है, OP से घटकर OP1 हो जा रही है, यानी P1 इसमें कमी हो रही है। और जो हमारा मात्रा है, तो जो वस्तुओं की मात्रा वो भी OQ से घटकर OQ1 हो जाती है। हम देख रहे हैं कि सप्लाई को जब हम फिक्स कर दे रहे हैं और डिमांड में कमी कर रहे हैं तो हमारी कीमत घट रही है, तो मात्रा भी, उत्पादन की मात्रा भी घट रही है, वस्तुओं की मात्रा भी घट रही है। और जो हमने देखा कि मांग में वृद्धि किए थे तो हमारा कीमत जब बढ़ रही थी तो हमारी वस्तु की मात्रा भी बढ़ रही थी। अगर मांग में कमी होने पर कीमत OP से घटकर OP1 तथा उत्पादन OQ से घटकर OQ1 हो जाता है, जबकि पूर्ति स्थिर है। तो अब मांग में हमने एक वृद्धि करके देख लिया, एक कमी करके देख लिया। अब हम देखेंगे सप्लाई में पूर्ति में परिवर्तन तथा संतुलन कीमत, यानी हम सप्लाई जब बढ़ा रहे हैं, वस्तुओं की हम जब सप्लाई बढ़ा रहे हैं तो हमारा संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो अब इसमें हम डिमांड वक्र को स्थिर रखेंगे और सप्लाई वक्र को बढ़ाएंगे। तो देखिए हमारा वो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, पहले जैसा है। ये हमारा डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, दोनों ई बिंदु पर काट रहे हैं। तो हमारा जो संतुलन कीमत है वो ई बिंदु पर स्थिर हो जा रही है, यानी OP और OQ। अब हम देखें सप्लाई को हम SS है, SS से बढ़ाकर सप्लाई S1, ये नया हम सप्लाई वक्र खींच रहे हैं। तो हमारा संतुलन बिंदु E1 पर फिक्स हो रहा है। तो हम देख रहे हैं OP से घटकर OP1 हो जा रहा है और OQ से बढ़कर OQ1 हो जा रहा है। कहने मतलब हमने डिमांड को फिक्स रखा, मांग वक्र स्थिर है, सप्लाई वक्र को बढ़ा रहे हैं, तो कीमत कम हो रही है तो मात्रा बढ़ रही है। यहाँ हमने देखा जब कीमत हमारा यहाँ घट रहा है तो वस्तु की मात्रा बढ़ रही है, यानी जब कीमत कम रही तो लोग ज़्यादा मात्रा में वस्तुएं खरीद रहे हैं। तो मांग दशा की स्थिर रहने पर जब केवल पूर्ति में वृद्धि होती है तब संतुलन कीमत में कमी होती है, परंतु संतुलन मात्रा में वृद्धि होती है, यानी P1 कीमत में कमी हो रही है तो Q1 मात्रा में बढ़ रही है। अब जब हम पूर्ति में कमी करेंगे, यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ भी हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये हमारा डिमांड और सप्लाई वक्र काट रहे हैं ई बिंदु पर, ये हमारा संतुलन बिंदु है। अब इसमें अब सप्लाई को हम घटा रहे हैं, डिमांड तो हमारा फिक्स है और सप्लाई हमारा SS से S1 हो जा रहा है। ये S1 हमारा नया सप्लाई कर्व है, सप्लाई को हम घटा रहे हैं। तो ये हमारा S1 डिमांड वक्र को E1 पर काट रहा है। तो हम इसको जब मिला रहे हैं, जहाँ देख रहे हैं जब हमारी कीमत P1 कीमत हमारी सप्लाई कम करने से कीमत बढ़ जा रही है और हमारा मात्रा भी घट रहा है, यानी जब सप्लाई में हम कमी कर रहे हैं तो कीमत बढ़ जा रही है और मात्रा भी कम हो जा रही है। कराचित में पूर्ति में कमी होने पर कीमत OP से बढ़कर OQ1 हो जाती है तथा संतुलित मात्रा OQ से कम होकर OQ1 हो जा रही है, यानी वस्तु की मात्रा जब कम हो रही है तो कीमत बढ़ जा रही है। अब इसमें अगला है मूल्य नियंत्रण या नियंत्रित कीमत। मूल्य नियंत्रण यानी राशनिंग जिसको कहते हैं, कि जब वस्तुओं की कीमत जब बढ़ जाती है, जब जब सरकार गरीबों की सहायता करने के लिए संतुलित कीमत से कम कीमत पर वस्तुओं को उपलब्ध कराती है। जैसे हम गाँव में देखते हैं
कि राशन की जो दुकानें होती हैं, सस्ते गले राशन की दुकानें, सरकार उनको जो संतुलित कीमत होती है उससे कम कीमत पर राशन की दुकानों से गरीबों के लिए चावल, गेहूँ, मिट्टी का तेल, चीनी उपलब्ध कराती है। तो वही मूल्य नियंत्रण या नियंत्रित कीमत होती है। जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा ये डिमांड वक्र है, सप्लाई वक्र है, ये हमारा OS एक्सिस है, ये Y एक्सिस है। तो इस पर हम डिमांड और सप्लाई वक्र ही बिंदु पर काट रहे हैं। तो ये संतुलित कीमत हमारा है इस पर OP। तो अब संतुलित OP है, तो सरकार जब गरीबों को सहायता देना चाहती है, सब्सिडी देती है, तो कीमत घटाकर यहाँ वो P1 पर ला दे रही है, P1 कीमत घटा दे रही है। इतना सरकार अपने तरफ से सब्सिडी देती है। यानी मान लीजिए चावल की कीमत 20 रुपया है और सरकार 10 रुपया पर जन को उपलब्ध करा दी, 10 रुपया जो अंतर है सरकार अपने वहन करती है। चित्त नियंत्रित कीमत OP1, संतुलित कीमत OP से P1 कम है। अब एक होता है समर्थन मूल्य, सपोर्ट प्राइस। जब मार्केट की कीमत संतुलित कीमत से ज़्यादा होती है तो सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए, चाहे किसानों को घाटा न हो, तो उनको लिए एक समर्थन मूल्य निर्धारित करती है जो संतुलित कीमत से ऊपर निर्धारित करती है। जैसे अब देखते हैं हमारा OX एक्सिस है, Y एक्सिस है, डिमांड और सप्लाई वक्र ई बिंदु पर काटे हैं। तो हमारा संतुलित कीमत है OP, लेकिन मार्केट की प्राइस इससे ज़्यादा है। तो मार्केट में ज़्यादा महंगी वस्तुएं बिक रही हैं, तो किसानों को इस पर देने पर घाटा होता है। तो सरकार उनके लिए एक समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। तो समर्थन मूल्य इस पर निर्धारित कर देगी, जो वो एक P1 पर, यानी OP से P1 समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। यानी नियंत्रित कीमत OP1, संतुलन कीमत OP से P1 ज़्यादा है, यानी इतना ज़्यादा। मान लो 1800 रुपये गेहूँ बिक रहा है तो सरकार 1850 निर्धारित करेगी, तो यहाँ संतुलित कीमत से ऊपर करेगी। और जब गरीबों को मदद देना होगा तो सरकार कीमत घटाकर यहाँ नीचे ला देगी। इस पर हमारा ये इकाई 4 समाप्त हुआ।